एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 2 अक्टूबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले प्रीवियस डे में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे, इसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मुखी जो भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना है, यानी कि लास्ट ईयर इसका जन्म हुआ था, जो कि अब वयस्क हो चुका है। इसका जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में हुआ है। श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित 7वां साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल खिताब भारत ने जीता बांग्लादेश को हरा करके। तमिलनाडु में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। शैलेश कुमार जो कि हाई जंप से रिलेटेड है, इन्होंने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया 30 सितंबर को। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सुरेश चंद्र मुर्मू बने। भारत और पड़ोसी भूटान, इन देशों के बीच पहला सीमा पार रेल संपर्क स्थापित होने जा रहा है। बतकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना से रिलेटेड है, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए हैं। भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये ईएफटीए कंट्रीज के साथ 1 अक्टूबर यानी कि कल से प्रभावी हुआ है। हाल ही में सर्जियो बुस्केट्स ने संन्यास लिया, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेंजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप मेडागास्कर को मैप के थ्रू देख लीजिए। मैप में आप देख रहे हैं अफ्रीका का मैप। अफ्रीका, जिसे आप अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ये जनसंख्या और क्षेत्रफल यानी कि पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों यदि हम देखें तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर इंडियन ओशन की लोकेशन आपको दिख पा रही है और यहीं पर आप देख पा रहे हैं कंट्री, जिसका नाम हो जाएगा मेडागास्कर। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेंजी का प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ यदि क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके भी रखा जाता ना, हिंद महासागर के स्थान पर यदि इसने अफ्रीका भी लिखा होता कि नेपाल के बाद अफ्रीका के किस देश में जेंजी ने प्रदर्शन किया और वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया, तभी भी आंसर आपका मेडागास्कर होता। इंडियन ओशन का पार्ट है ये तो ठीक है, लेकिन ये अफ्रीका के अंतर्गत आता है, तो ये मेडागास्कर हुआ। इसकी कैपिटल हो जाएगी एंटाना नारिवो, करेंसी अरियारी, आबादी लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पर जेंजी ने किया है प्रदर्शन, जैसे अभी नेपाल में हुआ था, यहाँ के राष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना पड़ा था, सेम उसी तरीके का प्रदर्शन अभी देखने को मिला है मेडागास्कर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जेंजी, जनरेशन जेड, जेंजी किसे कहेंगे? तो देखिए सबसे एडवांस पीढ़ी आप इसे कह सकते हैं, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनका जन्म जो है ये 1997 से 2012 यानी कि 2012 के बीच हुआ है, ये सभी जेंजी आते हैं। और मैं श्योर हूं कि आप में से 90% स्टूडेंट तो जेंजी हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। आप लोग बताएंगे जेंजी हैं या मिलेनियल्स हैं? मिलेनियल्स क्या हुए? जो 1997 के पहले पैदा हुए हैं। तो ये जो जेंजी है ना, इन्हें सबसे एडवांस पीढ़ी कहा जाता है। क्यों एडवांस पीढ़ी कहा जाता है? क्योंकि जीवन के शुरुआत से ही ये डिजिटल दुनिया से जुड़े रहे हैं। क्योंकि इंडिया में यदि आप देखें तो इंटरनेट आया था 1995 में, तो जेंजी ये कहला रहे हैं 1997 के बाद पैदा हुए बच्चे, तो बहुत एडवांस इन्हें माना जा रहा है। सबसे शिक्षित पीढ़ियों में से एक है और एक्टिव भी यदि आप कह सकते हैं। पूरी तख्ता पलट कर दिया था अभी रिसेंटली इन्होंने नेपाल में, और यही जेंजी ने अभी प्रदर्शन किया है मेडागास्कर में। सितंबर 2025 में नेपाल के बाद मेडागास्कर में जेंजी युवाओं ने तख्ता पलट किया। यूनाइटेड नेशंस का यह कहना है कि जबरदस्त प्रदर्शन के दौरान मेडागास्कर में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इसके बाद मेडागास्कर के राष्ट्रपति जो थे एंड्रिया राजोइल्ना, इन्होंने 3 दिन पहले ही 29 सितंबर 2025 को क्रिश्चियन नस्से की सरकार का पतन किया, यानी कि विघटन कर दिया है। अब यहाँ पर प्रदर्शन की काफी सारी अहम वजहें सामने आई हैं, जैसे कि बुनियादी सेवाओं में विफलता, यानी कि जो बेसिक जरूरतें थी जनता की, ये पूरी नहीं हो पा रही थी, जैसे कि बिजली और पानी की समस्या, जो कि रोजमर्रा का ही हिस्सा है। नियोजन और प्रबंधन की कमजोरी थी, यानी कि राष्ट्रीय जल और बिजली कंपनी जैसी संस्थाओं की अक्षमता और संसाधनों की कमी ने संकट को बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं ने एकजुट होकर के अपनी आवाज बुलंद करी है और यहाँ तख्ता पलट करके दिखा दिया है। ऑप्शन में यदि आप देख पा रहे हैं ना, तो सभी अफ्रीकी कंट्री के एग्जाम्पल मैंने ऐड किए हैं। बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो यहाँ पर मैप में यदि आप देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है सेशल्स, और क्या है ऑप्शन में? मॉरिशस।
तो मॉरिशस की लोकेशन यहाँ कहीं पर है, इंडियन ओशन के पास ही छोटा सा आइलैंड कंट्री है। अब तीनों के करंट अफेयर में आप लोगों को बता देती हूँ। साउथ अफ्रीका इस साल G20 होस्ट करने जा रहा है, सेशल्स आइलैंड कंट्री है छोटी सी। और मॉरिशस, देखिए मॉरिशस का एक करंट अफेयर आपको याद होगा जो रिसेंटली मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। पहली बात तो आप ये रिलेट करेंगे कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप की संप्रभुता ये किसे सौंपी है, ये मॉरिशस को सौंपी है। और भारत ना इसी चागोस द्वीप पर, मतलब एक डियोगो गर्शियो द्वीप है, यहाँ पर सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत भूटान के किन दो प्रमुख शहरों को रेल लाइन से कनेक्ट किया जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा गेलेपू और सामसे। देखिए यही क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में कल आपको पढ़ाया है, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। भारत और किस पड़ोसी देश ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया? आंसर भूटान था। सिंपल वे में मैंने बता दिया था, मैप वैप कुछ ऐड नहीं किया था। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा कि इसे हमें डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर थोड़ा एडवांस लेवल पर अब करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसे आप ध्यान से देखते चलिए। केंद्र सरकार ने भारत भूटान के बीच पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है। अब इसके तहत जो पड़ोसी देश है भूटान, भूटान के किन दो प्रमुख शहरों को रेल लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, इसे सबसे पहले आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। मैंने करंट अफेयर में आप लोगों को बताया था कि भूटान के दो प्रमुख शहर हैं। यहां से यदि आप देखिए सैमसे है और यहाँ पे गेलेपू है, ये भूटान के ही है प्रमुख दो शहर, 1 और 2। ये दो भारतीय राज्यों के दो शहरों से कनेक्ट होने जा रहे हैं। कैसे? मैप में देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। जो गेलेपू है ये कोकराझार से कनेक्ट होने जा रहा है। कोकराझार कहां हो गया आपका? ये देखिए असम में है। फिर दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो सबसे जो है ये बनरहाट से कनेक्ट होने जा रहा है और ये बनरहाट की लोकेशन पश्चिम बंगाल में है। तो एक शहर इसका पश्चिम बंगाल से कनेक्ट हो रहा है, पश्चिम बंगाल के बनरहाट से। दूसरा शहर इसका असम से कनेक्ट हो रहा है, असम के कोकराझार से। मैप के थ्रू देखे हैं तो बेहतर आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाई होगी। तो पहला प्रोजेक्ट जो कोकराझार असम का है, ये देखिए असम वाला पहला प्रोजेक्ट है, ये आपका पहला हो गया कोकराझार, जो कि भूटान के गेलेपू से कनेक्ट होगा। दूसरा है समसे, मतलब कि समसे ये भूटान का है जो कि पश्चिम बंगाल के बनारहाट से कनेक्ट होगा। भारत सरकार ने 29 सितंबर को इस परियोजना को मंजूरी दी है। असम और पश्चिम बंगाल से ये जुड़ेंगे। भूटान के दोनों प्रोजेक्ट से लगभग 4033 करोड़ की इसमें लागत आएगी। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान इस पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों लाइनें पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड होंगी और आधुनिक ट्रेनें जैसे वंदे भारत इसमें चल सकेंगी। ये परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भूटान का गेलेफू को माइंडफुल सिटी और समस्या को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्या लिखा हुआ है? जो गेलेफू है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसे माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और समस्या को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये दो भारतीय राज्य के दो शहरों से कनेक्ट होने जा रही है। अब पहले प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। पहला असम भूटान का ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी लंबाई है 69 किलोमीटर, जिसमें कि भारत के हिस्से में 66 किलोमीटर के आसपास आएगा और थोड़ा ही हिस्सा 2.39 किलोमीटर भूटान के हिस्से में है। लागत है 3053 करोड़ की। 4 साल की अवधि लगेगी और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेलेपू को माइंडफुलनेस सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो कि भूटान की एक विजनरी प्रोजेक्ट है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें कि भूटान का सम से पश्चिम बंगाल के बनारहाट से कनेक्ट होने जा रहा है। कुल लंबाई 20 किलोमीटर की है। भारत के हिस्से आएगा 17.42 किलोमीटर। भूटान का भाग इसमें 2.13 किलोमीटर है। इसमें लागत है 577 करोड़ रुपए की। निर्माण अवधि 3 साल की है। महत्व इसलिए है क्योंकि सामसे को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया होगा। जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। सवाल तीसरा है, सितंबर महीने का ये इंपॉर्टेंट डे हमने छोड़ दिया था, वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस। तो विश्व हृदय दिवस रिसेंटली मनाया गया है, 29 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड हार्ट डे। इस बार की थीम रही है एक भी पल ना चुके, यानी कि डोंट मिस अ बीट। ये दिन विश्व हृदय महासंघ यानी कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका पर्पस है हृदय रोग और उसके स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए इनकरेज करना है। एक बार आखिरी टाइम हम सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है 8 सितंबर। फिर 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस,
14 सितंबर है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे, 21 सितंबर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे, 23 सितंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 25 सितंबर वर्ल्ड फेफड़ा दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी यहां से ऐड करेंगे तो वो 30 सितंबर है। अगला सवाल है, यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर के आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो इस साल होने जा रहा है, भारत इसका मेजबान देश है, इसके लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान की शुरुआत की। तो यूनिसेफ ने इसके लिए तो आईसीसी के साथ ही हाथ मिला लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ। तो इस अभियान का उद्देश्य क्रिकेट की वैश्विक लोकप्रियता यानी कि इसकी पॉपुलैरिटी और प्रभाव का उपयोग करके इन मुद्दों को उजागर करना। यूनिसेफ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्थापित किया गया था, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे उनके वेलफेयर के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 11 दिसंबर 1946 में इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। आईसीसी के बारे में यदि हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। 1909 इसका फॉर्मेशन ईयर, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर हो जाएगा। भारत के जो जय शाह है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यदि बात की जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी अध्यक्ष का नाम यदि पूछा जाए तो नकोजी अंकोजी इवला इसकी पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर गियानी इन्फैंटो अध्यक्ष हैं। 2026 में पुरुषों का फीफा मेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा ये 3 कंट्री मिलकर इसे होस्ट करने जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात की जाए तो 1894 इसका फॉर्मेशन ईयर है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर और इसकी पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनी है जो कि जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं, एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ का नाम क्या है जिनसे टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है और व्यक्तिगत पदक लेने से मना कर दिया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसीसी के अध्यक्ष का नाम, पहली बात तो ये मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और पाकिस्तान और भारत का टशन चल रहा है, आप सभी को मालूम है। तो जो विजेता की ट्रॉफी है और बाकी इनाम इनके द्वारा दिए जाने थे, ये स्टेज पर खड़े रहे, लेकिन भारतीय टीम का कोई भी मेंबर अवार्ड रिसीव करने के लिए नहीं गया और बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया है। तो एसीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे मोहसिन नकवी। भारतीयों ने इनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। समारोह 1 घंटे से भी ज्यादा देरी से शुरू हुआ और बिना ट्रॉफी बांटे ही ये समाप्त हो गया। एसीसी की बात की जाए, एशियाई क्रिकेट काउंसिल, इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1983, हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई यूएई में और मोहसिन नकवी ये तो हेड हैं, इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम हो जाएगा पंकज खिमजी। विजेता टीम भारत है। भारत पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ये खिताब जीती है। भारत को 3 लाख यूएस डॉलर की प्राइज मनी मिली है, पाकिस्तान को 75,000 यूएस डॉलर की। फाइनल का मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा जिन्होंने नाबाद 69 रनों की पारी खेली। टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव को, सर्वाधिक रन पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं 314 रन। सबसे अधिक विकेट पूरे टूर्नामेंट में लिए हैं कुलदीप यादव ने 17 विकेट और गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे रहे। अब देखिए एशिया कप है तो ऑब्वियस है कि एशियाई कंट्री ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। भारत पाकिस्तान के अलावा अन्य 6 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, चाइना, ओमान और मेजबान यूएई। भारत के अलावा मतलब ये कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मिथुन मनहास, देखिए एशियाई क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम एसीसी है जिसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी बीसीसीआई, इसके अध्यक्ष रिसेंटली मिथुन मनहास बने हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम है आईसीसी जिसके अध्यक्ष जय शाह हैं और इसी आईसीसी के सीईओ हो जाएंगे भारत या भारतीय मूल के संजू गुप्ता। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती है जो आज यानी कि 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी? तो इनकी 156वें नंबर की जयंती है। इनका जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। नाथुराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 में। राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इनके राजनैतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हुए
जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मैंने मेंशन किया है, जैसे कि इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं रही हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में संघर्ष इन्होंने किया था रंग भेद के खिलाफ। सत्याग्रह की शुरुआत इन्होंने भारत लौटने के बाद की इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। असहयोग आंदोलन इनसे आप रिलेट कर सकते हैं। इस आंदोलन ने गांधी युग की शुरुआत को चिन्हित किया और नमक सत्याग्रह जिसके लिए इन्होंने दांडी यात्रा करी थी। फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण है 1942 का, जिसमें कि करो या मरो का नारा दिया गया था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जो आश्रम है ये साबरमती आश्रम है। फिर समाधि इनकी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे राजघाट के नाम से जानी जाती है। अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है इनकी जयंती के मौके पर। सवाल 7वां है, किस शहर में भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा? देखिए अभी ये इवेंट हुआ नहीं है, ये अगले साल होगा फरवरी के महीने में, तब इससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे करंट अफेयर के, तो वो हम देख लेंगे। फिलहाल मैं इतना बता देती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ये विश्व के सबसे बड़े आयोजन वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन करने जा रही है। भारत फर्स्ट टाइम इसे होस्ट करने जा रहा है। हर 2 साल में ये आयोजित किया जाता है। 1999 से शुरुआत की गई थी, लास्ट टाइम हुआ था 2023 में, पुर्तगाल ने होस्ट किया था। भारत पहली बार होस्ट करने जा रहा है और चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। हमने विशाखापट्टनम के 2 फैक्ट देखे हैं इवेंट से ही रिलेटेड। एक तो जून के महीने में हमने देखा कि इंटरनेशनल योगा डे का मेजबान शहर विशाखापट्टनम में है। फिर इसके अलावा ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन भी विशाखापट्टनम ने होस्ट किया। केरला का शहर है कोच्चि, जिसने की पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन होस्ट किया है। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें दिल्ली की, तो अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन आयोजन यही किया गया था, जिसमें कि भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित शिप लॉन्च की गई, जिसका नाम क्या था? विक्रम था। सवाल 8वां है, राजीव वर्मा को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये भी हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव बन गए हैं राजीव वर्मा, जो कि 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उन्हें जनवरी 2024 में चंडीगढ़ के प्रशासक का सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। दिल्ली की यदि बात की जाए तो सेमिकॉन इंडिया अभी जस्ट मैंने बताया दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत को पहली स्वदेशी चिप मिली, नाम है विक्रम। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर दिल्ली होस्ट करेगा। दिल्ली पुलिस के न्यायायुक्त सतीश गोलचा बने। 7 अगस्त को 11वें नंबर का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हार्ट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत यहाँ की गई। दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनी जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन यहाँ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी गई। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क आप यहीं से रिलेट करेंगे। यहाँ से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो हरियाणा के जो नए राज्यपाल बन गए हैं, ये बन गए हैं असीम घोष। अशोक गजपति राजू ये बने हैं गोवा के नए राज्यपाल। हरियाणा के असीम कुमार घोष और गोवा के अशोक गजपति राजू। बिहार के अभी हाल ही में नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, इनका नाम हो जाएगा प्रत्यय अमृत। नेक्स्ट यदि हम चलें, एनसीसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? नेशनल कैडेट कोर। तो एनसीसी के महानिदेशक का पदभार अभी हाल ही में वीरेंद्र वत्स ने संभाल लिया है और ये गुरबीपाल सिंह का स्थान लिए हैं। एनसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1948 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर। आदर्श वाक्य इसका यानी कि मोटो हो जाएगा एकता और अनुदेश। यहाँ से 3 नाम जो मिलते जुलते हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए डेली रिवीजन करवा रही हूँ इसका। प्रवीण सूद सीबीआई के महानिदेशक, कार्यकाल बढ़ाया गया। प्रवीण कुमार इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक, जबकि प्रवीण रंजन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। तीनों में प्रवीण नाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए कुछ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के महानिदेशकों के नाम हम याद कर लेते हैं। सीआईएसएफ का मैंने बता दिया, आईटीबीपी का बता दिया, एसएसबी के संजय सिंघल बने, बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, आईसीजी के एस परमेश या परवेश शिवमणि कह सकते हैं, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, आरपीएफ के सोनाली मिश्रा, असम राइफल्स के विकास लखेरा बने हैं। अगला सवाल है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जोसेफ कबीला? इन्हें राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। तो ये है अफ्रीकी कंट्री रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पूर्व राष्ट्रपति, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इन्हें युद्ध अपराध और राजद्रोह के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई है। हालांकि इन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है, इनका अभी अता पता है नहीं।
अभी इन्हें ये है कि मृत्युदंड की सजा मिल गई है। उन पर विद्रोही समूह जिसका नाम है M23 इसका समर्थन करने का आरोप है, जिसने कि देश के पूर्वी हिस्से में तबाही मचाई थी, जिसके कारण इन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। यदि आप मैप के थ्रू देखें, अफ्रीका का मैप आज हमने देखा है, जहां पर हमने मेडागास्कर डिस्कस किया, मॉरिशस डिस्कस किया है, फिर यहाँ पर सेशल्स भी डिस्कस किया, यहाँ साउथ अफ्रीका भी डिस्कस किया। ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की लोकेशन। देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है, जिसकी कैपिटल ब्राज़ाविल, करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक हो जाएगी। डेनिस सासौ यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा अनातोले कोलिनेट माकोसे। अच्छा, अफ्रीका का आज दूसरी बार डिस्कशन आ रहा है। मैंने मैप के थ्रू बताया था कि ये एशिया के बाद, देखिए आज की क्लास में दूसरी बार अफ्रीका महाद्वीप का डिस्कशन आ रहा है। मैंने ये तो बताया आपको कि एरिया और पॉपुलेशन वाइज ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, हिंद महाद्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक फैक्टर और आप रिलेट कर सकते हैं, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, ये गुजरती है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं लेक विक्टोरिया की लोकेशन, जहां से निकलेगी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, अंत में जाकर के मेडिटेरियन सी में समा जाती है। आज हमने साउथ अफ्रीका को भी मैप के थ्रू देखा। साउथ अफ्रीका G20 होस्ट करेगा। नेपाल में जेंजी का प्रदर्शन हुआ, यहाँ भी तख्ता पलट हुआ, ये भी हम देख चुके हैं। ब्राजील में भी पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 साल से अधिक कारावास की सजा सुना दी गई है। मैंने कल आपसे पूछा था किस भारतीय राज्य ने बेरोजगार जो ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए 1000 मासिक भत्ते की घोषणा करी। आंसर था बिहार। आज का सवाल है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां स्थापित किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।